आमदनी नहीं होती, सीखते सीखते मांगते मांगते फकीर हो जाता है। और इस देश की सबसे बड़ी ताकत है वो फकीरी में ही है। तभी सीखते सीखते जो है मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में एक अच्छा लीडर यहाँ से बनकर निकलेगा। विनोद सैनी जी हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे। जुनेद चौहान जी हैं, रिजवान चुक्कर जी हैं, कालीराव सर राशि जी हैं, जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित कराया। छोटा भाई जिला अध्यक्ष जो आपके यहाँ से है, भीमानी का भारती भी है, यहाँ मेरे साथ चलकर आए। राव मौसम अली जी है, वो आपके जो समाज पार्टी कोर कमेटी सदस्य हैं और आपके क्षेत्र से ही वो भी विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं। अभी जैसे पार्टी का नंबर आने जा रहा है, बड़ी मजबूती से वो लड़कों ने मुझे छोटा भाई राजन है। राजन को तो जिम्मेदारी तो नहीं, लेकिन राजन जैसे आरएसएस में प्रचारक होते हैं, क्योंकि आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत को यह है प्रचारक। तो छोटा भाई राजन भी डॉक्टर अम्बेडकर का, ब्रिगेडियर उस्मान का, सर छोटू राम का, दादा चौधरी चरण सिंह जी का, इन सबका प्रचार करके घूमता रहता है। गुजर धन सिंह कोतवाल करके सबका प्रचार करके भीमानी की तरफ घूमता है। तो मुझे लगता है मेरे मन में बहुत जल्दी प्रचारक ही बनाया है कि तेरा काम प्रचार का है तो प्रचार कर सकता है। तो ये भाई प्रचारक भी है। अंजेश रावण जी बहुत मजबूत मिशन के साथी है हमारे। सुभाष प्रधान जी गुजर समाज से है, सहारनपुर से मेरे साथ चल गया है। छोटा भाई नसीम गुजर और गंगो विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष पृथ्वी पृथ्वीराज जी सब मेरे साथ चल करके आए। साथियों मैं अपनी बात शुरू करूं, शुरू करने से पहले हमारे रहबर, हमारे गुरु या फिर जिन्होंने 600 साल पहले ही ये कह दिया था कि यह भारत में ऐसा राज्य स्थापित करना जहां कोई गैर बराबरी ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां न्याय अन्याय का फैसला जाति धर्म देखकर न किया जाए। जिनके ब्राह्मण में ये बड़ा मजबूत कार्यक्रम हमारे तमाम साथियों ने मिलकर कराया, उनका एक जयकारा दोनों हाथ उठाकर लगाना जो दूर दूर तक आवाज गूंजती हुई जाए और पता लगे कि आज भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग शामली के गांव में मजबूत कार्यक्रम कर रहे हैं। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की। साथियों मैं अपनी बात शुरू करूं। बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। इन संतों, गुरुओं, महापुरुषों के निष्ठ बहुत लंबी है। तथागत बुद्ध से शुरू करूं। तथागत बुद्ध सतगुरु रविदास जी महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर, माता सावित्रीबाई फुले, सर छोटू राम, कोतवाल धन सिंह गुजर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महामानव मान्यवर कांशीराम, दीनावाना साहब, ये बहुत लंबी लिस्ट है जिन्होंने भारत में समता समानता के लिए काम किया, समता समानता की लड़ाई को मजबूत किया। मैं यहाँ बैठे अपनी मातृशक्ति का भी धन्यवाद कर दूं। कुछ बहने मेरी ऊपर से मुझे सुन रही है, उनसे भी चाहूंगा कि वो मुझे जोर से सुने जब तक मैं बोल रहा हूं। यहाँ बैठे मेरी मातृशक्ति को झुक कर नमन वंदन करता हूँ जो अपने बेटे को सुनने के लिए यहाँ तक आई है। यहाँ तक मैं बुजुर्गवारों का भी गुजारा करता हूँ, दूर से चरण छूकर आशीर्वाद देता हूँ और अपने युवा साथियों से भी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जैसे शहीद आजम भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश के लिए प्राण न्यौछावर किए थे, अशफाकुल्लाह खान ने प्राण न्यौछावर किए थे, पंडित चंद्रशेखर आजाद ने आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, गुजर धन सिंह कोतवाल ने आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। ऐसी अगर लड़ाई लड़ने की बारी आई तो आप सब लोग भी तैयार रहेंगे, ये मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं। सम्मानित साथियों, चुनाव का काम है आना और चले जाना। चुनावी प्रक्रिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी समस्याओं के समाधान के लिए दी है। उन्होंने साफ साफ लोकतंत्र में संविधान के आर्टिकल 326 में आपको वोट का अधिकार दिया। ये आपको
पहले मध्य प्रदेश गया। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी आईएएस नेता है, वो एक भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की हो सकती है भारत की जातियों में अगर आपसे आपस में रोटी बेटी का व्यवहार होने लगे, रोटी बेटी का व्यवहार होने लगे तो पूरा मध्य प्रदेश का प्रशासन, पूरी सरकार, पूरे आरएसएस संघ के लोग उनके पीछे लग गए, उनको सस्पेंड कर दिया गया। यही बात मोहन भागवत अपने कार्यालय में बैठकर कहते हैं कि अगर यहां समता समानता एकता चाहते हो और हिंदुओं को जिंदा रखना चाहते हो तो यह आपस में शादी विवाह इकट्ठे करने शुरू करो। फर्क देखिए, एक आदिवासी आईएएस इस बात को कहता है तो उसकी नौकरी को खत्म कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, और एक इस बात को आरएसएस का व्यक्ति कहता है तो लोग उसकी बातों पर ताली बजाते हैं। ये बताने को जितना नहीं है, मैं बता इसलिए रहा हूं कि आज देश में जो जाति और धर्म की बात करते हैं कि अगर निम्न जाति का व्यक्ति एक आदिवासी उसी बात को कहता है तो उसके लिए डंडे है, जेल है, गोलियां है, और एक ऊंची जाति का व्यक्ति उसी बात को कहता है तो उसके लिए स्वागत के लिए तालियां। ये फर्क है आज के देश के अंदर। इसी फर्क को मिटाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत की जनता को वोट का अधिकार दिया और कहा कि जब तक तुम्हें यह लगे कि तुम्हारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तुम्हें मारा पीटा जा रहा है, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा महंगी हो रही है, तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तुम्हारे घर की हांडी में जो सब्जी बनती है उसकी कीमतें बढ़ गई है, तब तक आर्टिकल 326 का प्रयोग करके इस देश की व्यवस्था को बदल देना, इस देश की सरकार को बदल देना और अपनी समस्या का समाधान करना। लेकिन मैं कहता क्यों ऐसा महसूस होता है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस देश का मुसलमान डर के घर में छूट गया। मैं पूछना चाहता हूं, मैं ब्रिगेडियर उस्मान को भूल गया ये देश, और अगर ब्रिगेडियर उस्मान को देश नहीं भूला है तो इस देश के प्रत्येक मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि वो अन्याय अत्याचार के खिलाफ बड़ी मजबूती से खड़ा हो, और अगर वो नहीं खड़ा हो सकता तो फिर वो ब्रिगेडियर उस्मान की औलाद नहीं हो सकता। उसके ब्रिगेडियर उस्मान के किए गए उपकार इस देश पर मिथ्या जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। पढ़ने का प्रयास करो, नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूं, ब्रिगेडियर उस्मान वो शख्स है जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान ने कहा कि हम तुम्हें पूरी सेना का अध्यक्ष बनाते हैं, ब्रिगेडियर उस्मान ने लात मारते हुए कहा नहीं, मैं भारत में जन्मा हूं, यहाँ की मिट्टी में मेरे पुरखे दफन है, मैं भारत के लिए लड़ूंगा। और ब्रिगेडियर उस्मान भारत के लिए लड़ा, वो भी उस ब्रिगेडियर उस्मान का नाम तुम्हें याद करना होगा। अगर याद नहीं करोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम आगे ले तुम्हारा कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वक्फ बोर्ड का फैसला आता है, वो नेता जिन्हें आप लोग अपने नेता समझते हैं बन रहे हैं और पसंद ये जानता है, वक्फ बोर्ड का फैसला आता है तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद लड़ने का काम करता है, कहते हैं ये फैसला गलत है, इसको वापस किया जाए। लेकिन हम नहीं समझते, हमारे घरों तक ये बात नहीं पहुंचती, इसलिए कि बीजेपी और कांग्रेस की तरह या बीजेपी कांग्रेस समाजवादी और बसपा की तरह हमारे पास इतने पैसे नहीं कि टीवियों में पैसे देकर के इस बात को घर घर तक पहुंचाया जाए। इस वक्फ बोर्ड का फैसले का सबसे पहला विरोध करने वाले हिंदू नहीं बैठते पैसे। लेकिन मैं अपने साथियों से कहता हूं, जहां में चीख चीख कर बताना शुरू करो कोई कितना बड़ा कदम खा लेता है। ये मैं वादे से कहता हूं, इस देश में किसी नेता की इतनी औकात रहेगी मेरे कार्यकर्ता की तरफ उंगली उठा के दिखा दो। आज देश में इतनी बड़ी व्यवस्था है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन हरियाणा की कुछ बेटियां जब दिल्ली में आंदोलन के लिए बैठती हैं तो यही मौजूदा सरकार उनके खिलाफ में शब्दों का प्रयोग करती है कि मैं शब्द लिंग से नहीं कर सकता। वो पहलवान बेटियां जो इस देश को स्वर्ण पदक जिताती है, देश का सम्मान बढ़ाती है, यही सरकार उनका दमन करती है, लाठियां फटकारती है, उनके बाल पकड़कर सड़कों पर खिंचवाने का यही सरकार काम करती है। हम भूल जाते हैं कि ये महाराजा मीर भोज की प्रतिमा लगाने का बात आती है तो सरकार चंद गुंडों से डर करके उनकी बनी बनाई प्रतिमाओं को रोक देती है, बनी बनाई प्रतिमा रुक जाती है।
के खिलाफ, बेटियों की शिक्षा के जो नहीं लेना चाहते थे उनके खिलाफ पूरी लंबी लड़ाई लड़ी। और जब महात्मा ज्योतिबा फूले गए, डॉक्टर अम्बेडकर आए, डॉक्टर अम्बेडकर ने होश संभालते सबसे पहले किसको गुरु कहा? उनका नाम महात्मा ज्योतिबा फूले था। बता सारमंद हो, हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, जिन पर बाबा साहब अम्बेडकर का एहसान है, वो सब एहसानमंद है। यहाँ के शहरी समाज के भी, हाँ के शहरी समाज हमारा आज आरएसएस के कदमों में बैठ गया, वो आरएसएस की विचारधारा पर चलता है, वो अपनी विचारधारा भूल चला है। नहीं साथी, बिल्कुल नहीं। जिन्होंने हमारे पुरखों का अपमान किया, जिन्होंने इस देश में बेटियों का अपमान किया, हम किसी कीमत पर उनके साथ नहीं रहेंगे। ये पर हमें प्रत्येक भारतीय को लेना पड़ेगा, तब जाकर के काम चलेगा, वरना चलने वाला नहीं। मैं ये देखता हूं कि अभी मेरठ में एक बेटी का रेप हुआ, किडनैप हुआ, उसकी मां की हत्या हुई, और यहां के नेता, इसी क्षेत्र के पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता उस बेटी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जाति का नाम तो बात बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं उस समाज के जाति के लोगों से भी कहता हूं कि मेरे भाइयों, किसी बेटी के विषय में गलत शब्द का प्रयोग करना क्या उचित है? अगर हम बेटी के सम्मान में भी खड़े नहीं हो सकते तो बेकार है ये जीवन, इस जीवन का कोई मोल नहीं। ये भारत है, इसकी अपनी व्यवस्था रही। हालांकि कुछ लोगों ने इस देश की व्यवस्था को तोड़ा, अपने वर्चस्व के आधार पर हर जाति धर्म के लोगों को इधर उधर मोड़ा। जब जब आगे बढ़ने की बात आई तो व्यवस्था को तोड़कर पूरे भारत को गुलाम बनाने का प्रयास किया। तो ये कहता है कि अंग्रेज हमें गुलाम बना के नहीं, भारत के लोगों ने अंग्रेजों को यहां बनाया, तब जाकर के हम गुलाम बने थे। जैसे मौजूदा सरकार अडानी अंबानी के हाथ में रेलवे दे देती है, विद्युत विभाग दे देती है, बिजली के सारे काम दे देती है, एलआईसी दे देती है, एयरपोर्ट दे देती है, उसी प्रकार से उस समय भी यहां अंग्रेजों को बुलाया गया व्यापार करने के लिए, जब हम गुलाम हुए। आज भी हम देखो, अब से पहले यहाँ जियो सिम आया था, फ्री आया था, नहीं आया था? जियो सिम आया, फ्री आया, फिर आने के बाद धीरे धीरे करके जियो पर थोड़ा सा चार्ज लगाया, 5 रुपए 10 रुपए सिम के दिए गए। फिर धीरे धीरे वोडाफोन, आइडिया, सारी कंपनियों को खरीदा गया, यूनिनोर को खत्म किया गया। इन कंपनियों को खरीद करके जियो ने एक प्लान तैयार किया कि अब 1 महीने का प्लान कितने का आता है? 349। कितने का? 349 जी। 349 का 1 महीने का प्लान आता है। आप किसी का सिम खरीद लीजिए, 349 रुपए का, कहीं 400 का होगा। ये प्लान अब आपको दिया जाता है। सोचिए उनका प्लान, सोचिए कि वो देश के गरीब मजदूर को और गरीब मजदूर कर देना चाहते हैं। जो लोग इस देश में हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, उनसे जाकर पूछो कि उन्होंने कितने मुसलमानों के घर में रोटी देने का काम किया जो मुसलमानों की बात करते हैं, और उनसे भी पूछो जो हिंदुओं की बात करते हैं कि कितने हिंदुओं के घर में रोजगार देने का काम किया, जाकर उनसे पूछने का काम करो, तो आंसर आएगा 0, कि उन्होंने किसी के घर में रोटी नहीं दी, किसी के घर में नौकरी नहीं दी, किसी के घर में शिक्षा नहीं दी, इसलिए कि वो जानते हैं कि इनको लड़ा कर रखो, ये लड़ते रहेंगे तो हमारा उल्लू सीधा होता रहेगा। 14 से 19 की सरकार देखो, 14 से 19 की सरकार सिर्फ कहती थी कि मारेंगे, लेकिन मारती नहीं थी। फिर 19 से 25 की सरकार देखो, कहती रही कि हम मारेंगे, माफी जाओ 19 से 24 की सरकार देखो, कहती भी थी हम मारेंगे और मारती भी रही, महंगाई मारती रही, लोगों को मारती रही, बेटियों के रेप के हत्याओं को संरक्षण देती रही। मौजूदा सरकारें ये सब काम कर रही हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम हिंदू मुस्लिम के फेरे में पड़े हैं। हमने कहा कि जाट है, एक ने कहा चमार, एक ने कहा धोबी, हम खटी का नहीं है, जुड़े हैं। सबने अपने योजना बताई, उसने कहा राम है, तेली है, तबोली है, कुम्हार है, लोहार है, कसाई है। हमने अपनी जातियां तो देख ली, लेकिन एक बार ये नहीं देखा कि इस देश की तरक्की कैसे होगी, समाज की तरक्की कैसे होगी, पूरे गांव की तरक्की कैसे होगी, ये हमने देखा नहीं। अरे मैं तो जब शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ता हूं तो आंखों से आंसू आते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, और उनकी आत्मा कहीं होगी। वैसा आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी उनकी कहीं आत्मा होगी तो वो भर भर के बाल्टी आंसू रोती होगी, कहती होगी मैंने इस भारत के निर्माण की कोशिश नहीं की थी, मैं ऐसा भारत नहीं चाहता था जहां 70 साल का मुस्लिम बुजुर्ग, एक 22 साल का बजरंग दल का बच्चा आकर मुस्लिम बुजुर्ग को गाली दे देता है। मैं ऐसा भारत नहीं चाहता। दोस्तों, भक्ति की आत्मा होती होगी, ये आत्मा अपने अंदर भी पैदा करो, इसको महसूस करना शुरू करो। हम भीम आर्मी के लोग उसी विचारधारा के लोग हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था बदलने की ताकत दी है, बस हम तो समझाते घूम रहे हैं, समझाते
तो मेरी टीम उनको समझाते घूमती है जिनकी मेहनत के पसीने से बदबू आती है, जो रिक्शा चलाते हैं, जो खेत में मजदूरी करते हैं, जो पूरे दिन केले की ठेली लगाते हैं, जो पूरे दिन जाकर के सुबह सुबह जाकर के गन्ना छूलने का काम करते हैं, जिनके पसीने से बदबू आती है मेहनत। मैं उनसे अपील करता हूं कि अगर चाहते हो देश को बनाना, पहले भी ये देश हमारे बाप दादाओं ने बचाया था। जो लोग यहाँ व्यापारी थे, जो लोग यहाँ राजा थे, उन्होंने ये देश नहीं बनाया। पहले भी हमारे पुरखों ने ये देश बचाया था और आज भी इस देश को हमारे पुरखे ही बचाने के लिए आगे आएंगे जब जाकर के ये देश बचेगा। आज देखो, अगर महंगाई की मार लो, महंगाई देखो, तो मैं कहता हूं गैस सिलेंडर की भी बात, एक छोटा सा उदाहरण है। 400 रुपए 450 गैस सिलेंडर मिलता था, लेकिन पिछले 7-8 साल में 10 साल में सिलेंडर की कीमत 3 गुना पार हुई है। 1000 कुछ का सिलेंडर शायद अब आता है। ठीक फर्क समझो, ये समझना होगा कि जब तुम खेत में मजदूरी करते हो, मेहनत करते हो, गेहूं उगाते हो, गेहूं उगाने का प्रोसेस 4 महीने का है। भरी सर्दी में गेहूं बोया जाता है, बोने से पहले पानी देकर उसमें बर्तन आती है, जब गेहूं होता है डाई गिरती है, खाद गिरता है, गेहूं बोया जाता है, गेहूं जितना सा होता है तो फिर पानी दिया जाता है, फिर खाद गिरा जाता है, फिर जाकर गेहूं खुरसा में कटता है। होता नहीं होता? क्या कीमत ली जाती है गेहूं की? क्या कीमत चल रहा है? 2200 रुपए क्विंटल गेहूं है, 22 रुपए किलो, ऐसा ही है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा। जरा जाकर किसी मॉल से 1 किलो आटे की थैली लेकर आना, पता लगा कितने रुपए किलो। जब आप मॉल में जाओगे तो आटे की पन्नी पर एक मोहर लगी होगी, तीसरा किसी कंपनी के, फलानी कंपनी का आटा है। वो 22 रुपए किलो का गेहूं जो 4 महीने आपने मेहनत करके उगाया, काटा, मशीन में निकलवाया, आराम से उसकी उड़ा करके उसको मंडी में भेजा, वो वहां से मंडी से व्यापारी उसको उठाता है, जाके पिसवाता है और एक 10 पैसे की पन्नी में पैक करता है, और पैक करते ही उसकी कीमत हो जाती है 44 रुपए किलो। कितनी हो जाती है? आपके 4 महीने की मेहनत से वो 10 पैसे की पन्नी उसकी कीमत दुगनी कर देती है। लेकिन हम में से इस देश में कोई बोलने वाला नहीं होता कि वो किसान जो बढ़ रहा है, पिछले 4 महीने से जैसे करा करके इस गेहूं को पैदा किया, आखिर उसकी हिस्सेदारी कितनी है? मैं खुद भी किसान हूं, मैं खुद भी ठंड में पानी देता हूं गेहूं में जाकर, मुझे पता लगता है कि दोपहरी सर्दी जब लकड़ी जलाकर खेत में और सर करके ठंडी हवा चलती है और इतना मोटा घट्टा बांध के सिर पे, और रात को पहुंचे चढ़ाकर ऊपर और फावड़ा लेकर डोल घूमना पड़ता है कि कहीं ये न कट जाए, कहीं मांस न कट जाए, तो मुझे पता है कितना फर्क पड़ता है। साथियों, आज मौजूदा सरकार किसका दमन नहीं कर रही है? क्या किसानों का दमन नहीं हो रहा? इस बार सोसाइटी में खाना आया था, जाकर पूछना को गया था, आपके 2-4 गांव में आ गया तो आ गया, सोसाइटी के खाद का पूरा नहीं पड़ा, और सरकारी आंकड़े उठाओगे तो कुछ और मिलेगा। गन्ने की कीमतें कितनी, गन्ने की कीमतें फिलहाल में कितनी? 400, 450 मान ले, मैं कह रहा 450 मान लेते हैं। क्या गन्ने की कीमत 700 से 800 रुपए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पिछले साल 400, उससे पिछले साल 390, उससे पिछले साल 370-80। क्या एक साल में 10 रुपए की बढ़ोतरी किसान के लिए चाहिए? महंगाई में तो 25% बढ़ोतरी करोगे और किसान की खेती के लिए तो बिजली की बढ़ोतरी करोगे। सरकार कोई दाल यहां से बेचती है विदेश 20 रुपए किलो, और उसी दाल को वापस खरीदती है 100 रुपए किलो। ये किसान की हिस्सेदारी कहां है? वो किसान आंदोलन में 8 किसान शहीद हुए, आखिर उनके परिवारों को कुछ मिला क्या? और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? ये भारत समाज कब पूछना शुरू करेगा? या जातियों में लड़ते रहोगे? नहीं, मैं कहता हूं अगर कृषि मंत्री बनाना है तो इस देश के किसान के बेटे को कृषि मंत्री बना दो, वो अपने आप तय कर देगा कि किसान की अनाज की कीमत और गेहूं की कीमत, शक्कर चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए, वो अपने आप तय कर देगा। लेकिन नहीं, हम जातियों में बटे हुए लोग, हम टुकड़ों में बटे हुए लोग, हम जिस दिन ये समझ गए कि हमारे पसीने की बदबू एक जैसी है, वो चाहे मुसलमान रिक्शा चला रहा हो, वो चाहे दलित रिक्शा चला रहा हो, या किसान खेत में खेती कर रहा हो, कि हमारे पसीने की बदबू एक जैसी है, और हम खड़े होकर इस देश में इन पसीने की बदबू वालों का राज लेकर के आएंगे तो सोचिएगा आपकी समस्या का समाधान होगा, आपकी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। हम यही सोचते हैं, हम कभी जाति धर्म के विषय में नहीं सोचते। मैं तो गर्व करता हूं अपने नेता पर भी, भाई कभी किसी जाति धर्म की बात नहीं
करते हैं, वो दलित पिछड़े मुसलमान की बात करते हैं, वो इस देश के किसान की बात करते हैं। मैं ये पूछता हूं कि क्या ऐसा नेता पसंद है जो आएगा हिंदू मुसलमान की बात करेगा, जो समझाएगा आपको कहेंगे नहीं मुसलमान देश में ये है, जो समझाएगा आपको देश का ईसाई क्या कर रहा, या फिर समझाएगा आपको कि इस देश में दलित क्यों आगे बढ़ रहा, या फिर ऐसा नेता चाहिए जो ये बताएगा आपको कि आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा कैसे होगी, जो आपको बताएगा आपकी बेटियां पढ़ लिख करके अधिकारी कहां बनेगी, जो ये बताएगा कि आपके गन्ने की कीमतें कैसे बढ़ेंगी। ऐसा नेता चाहिए। लगता है आपको पता कि नेता कैसा चाहिए, जैसे भी आपको नेता चाहिए उसी प्रकार की व्यवस्था इस देश के अंदर है, बिल्कुल है। अब आप तय करिए क्या करना है। देखिए इस देश का दोहरा चरित्र देखिए, देश का नहीं देश के नेताओं का दोहरा चरित्र देखिए कि आज अगर आप हॉस्पिटल में भी इलाज करने जाते हैं, अगर आपके पिता बीमार हो जाए, ऊपर वाला ना करे किसी को ऐसी बीमारी हो, लेकिन अगर कैंसर की बीमारी हो जाए तो जब आप इलाज कराने जाएंगे पहले तो बहुत लंबी लाइन, फिर अगर आपके पास 20-30 लाख रुपए हो तो आप इलाज करा पाएंगे। अगर आपके पैसे नहीं है तो आपका बेटा, पिता, मामा, चाचा, ताऊ, भाई, माँ बाप कोई भी हो, वो बिना पैसे के अभाव में मर जाएगा और आप से माता पीट कर रहेंगे कि ये किस्मत थी इसकी, आप कहेंगे किस्मत थी इसकी, इसका समय खत्म नहीं। ऐसा नहीं। अगर देश का करप्शन बंद कर दिया जाए, एक अस्पताल सारे सरकारी कि अगर डीएम की तबियत खराब हो सरकारी में जाकर दवाई लेंगे, अगर मुख्यमंत्री की तबियत खराब हो सरकारी में जाकर दवाई लेंगे, सारी सुविधाएं सरकारी में दी जाएंगी, चाहे कैंसर का इलाज हो या बुखार का इलाज हो, सारी सुविधाएं सरकारों की सरकारी हॉस्पिटल में दी जाए। तो मैं लिख कर देता हूं इस देश की आधी बीमारियां, आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा दिक्कत की बीमारी होती है किसान मजदूर के बच्चों को बुखार हो जाता है तो 50,000 से कम ठीक नहीं होगा, अमीर को ठीक करा लेना, हम कहां से कराएंगे। इस समस्या पर कभी कोई नेता बात नहीं करता। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो किसान अपने बेटे को प्राइमरी स्कूल में भेज रहा है, मजदूर ज्यादा 1,500 वाले प्राइवेट स्कूल में भेज देता होगा। वहीं बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े व्यापारी भेज रहे अपने बच्चों को बहुत बड़े स्कूल में, जिनकी फीस 10,000 रुपये से शुरू होती है। उनका बच्चा स्कूल जाना तो क्या सीख रहा है, वो स्कूल जाकर ही मेरी की तरफ भाषण देना सीख रहा है। मैं भाषण देना सीख रहा हूं 30-40 साल की उम्र में, वो 4 साल की उम्र में भाषण को देना सीख रहा है। फिर वो तैरना सीख रहा है, वो क्रिकेट खेलना सीख रहा है, वो फुटबॉल मैच खेलना सीख रहा है, वो सारे वो काम सीख रहा है जो उसकी तरक्की करेंगे। और हमारा बच्चा स्कूल में क्या सीख रहा, हमारा बच्चा स्कूल गया, मास्टर ने हिंदी इंग्लिश में पढ़ाया, बेटा घर जाओ। वो प्राइमरी में अगर हमारा बच्चा गया तो प्राइमरी में हमारे बच्चे ने कहा कि भाई आधी छुट्टी होने वाली है, अब खिचड़ी बनेगी, आज दाल बनेगी, आज गोभी बनेगी, खाओ और घर जाओ। ये हमारा बच्चा सीख रहा है। मैं पूछता हूं आपसे, क्या किसानों का, मजदूरों का बच्चा उन व्यापारियों के बच्चे का कभी मुकाबला कर पाएगा? अगर दोनों को एक जगह एक पेपर देने बैठा दिया जाए तो क्या मजदूर का बच्चा का मुकाबला कर पाएगा कभी? और नहीं कर पाएगा तो ये दोहरी नीति क्यों है? जब इस देश के रहने के लिए हम सब खड़े, आज भी अनाज पैदा करना होता है तो सब खड़े होते हैं। आज भी अगर कहीं बॉर्डर पर लड़ाई होती है तो सबसे पहले मजदूर किसान का बच्चा वहां मरता है। तो आज हमारे लिए सुविधाएं क्यों नहीं है? ये भारत का भी इन बातों को पूछना शुरू करेगा। जब तक पूछना शुरू नहीं करेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं जब जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ता हूं, मैं जब चाइना का मॉडल देखता हूं कि भाई इतना हमसे भी ज्यादा आबादी का देश है, सबके पास काम है, मैं जब अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ता हूं, जब मैं रूस के विषय में सोचता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि अब से 100 साल पहले अमेरिका का डॉलर हमारे 1 रुपए से नीचे था। हमारा 1 रुपया अमेरिका के डॉलर से ज्यादा मजबूत था। लेकिन जब मैं आज देखता हूं कि आज $1 के बराबर हमारे 70-80 रुपए पड़ते हैं, कि इसका 1 रुपया अमेरिका का 1 रुपया हमारे 70-80 रुपयों के बराबर है, तो अफसोस होता है। अब इस व्यवस्था को बनाने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए, ये जो हिंदू मुसलमान की नीति इस देश में स्थापित की जा रही है, उसको तोड़ने के लिए, हर बच्चे तक रोजगार पहुंचाने के लिए, हर मजदूर किसान तक उसकी और कुछ नहीं तो मेहनत मजदूर उस तक पहुंच जाए, इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए, इस गैर बराबरी के लिए ही हमने आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी का गठन किया है। सब साथियों से निवेदन इससे जुड़ने का काम करें। इससे अगर आप जुड़ेंगे तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपके महल खड़े करने जाएंगे, लेकिन इतना दावे से जरूर कहूंगा, जैसे यहाँ आजादी के लिए जो क्रूदा लड़े, जैसे आडो अम्बेडकर लड़े, ऐसे ही आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित
बेटा, किसी का बाप, किसी की माँ, किसी की बहन या बुआ बिना पैसे के अभाव में जाके हॉस्पिटल में दम नहीं तोड़ेगी। इतना वादा ये आपका बेटा, आपका भाई आपसे कर सकता है कि अगर कभी ताकत में आए तो इन कामों को हम करने का काम करें। हाँ, तो ये कहे कि नहीं आपके लिए कोई खाने की व्यवस्था कर दूंगा, आपके लिए केक बिरयानी चढ़ा दूंगा या कुछ पीने की व्यवस्था कर दूंगा, तो मैं भी चाहूंगा। हार जीत तो कुदरत देखेगी, बिल्कुल देखेगी, लेकिन लानत अगर जीत पर बिरयानी की डेट चढ़ाकर बीमारी को चुनाव जीतेगी तो उस पर लानत होगा, कभी जीवन में ये काम नहीं किया जाएगा। पूरे सिद्धांतिक तौर पर लड़ा जाएगा, बिल्कुल लड़ा जाएगा। और मैं ऐसा नहीं उम्मीद करता हूं कि हम इस देश के लोगों को, इस देश की व्यवस्था को बताने का काम कर रहे हैं, यह बताने का काम कर रहे हैं कि इस देश में किसने क्या क्या किया, यह बताने का काम कर रहे हैं। और यह देश सुधरेगा, इस देश का युवा सुधरेगा, नशे से दूर जाएगा। जो दोस्त मेरे भाई जाति धर्म की बात करते हैं मैं उनसे भी कहता हूं, जो आज भी हिंदू बजरंग की सदस्यता लिए हुए हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बजरंग दल में रहना रहो, विश्व हिंदू परिषद में रहना रहो, आरएसएस में रहना रहो, लेकिन भारत के इतिहास के विषय में एक बार पढ़ो जरूर कि भारत का इतिहास ये क्या कहता है। अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ लिया तो मैं लिख कर देता हूं कि बजरंग दल से उस दिन आप अपना नाम कटवा करके बीमारी में लिखवा लो, कहोगे कि असली देश सेवा कोई कर रहा है तो मजदूर किसान के बच्चे बीमारी में जुड़ करके इस देश की सेवा को करने का काम कर रहे हैं। ये होगा। किसी ने कहा है कि नेक नियत और मंजिल आसान, डरते किसी के बाप से नहीं है, चाहे योगी की तलवार हो, चाहे मोदी अमित शाह की तलवार हो, जब तक जितना है ये आवाज इसी तरीके से बेबाक रहेगी, उसी तरीके से बोलती रहेगी। चुनाव में जीते ना जीते ये समय की बात है, तय करना आपका काम है, लेकिन अगर जीते तो एक नेता को जिताकर संसद भेजने का काम कर दिया। पूरी संसद नहीं झेल पा रही है, पूरी संसद के सांसद परेशान है कि चंद्रशेखर आएगा फिर ना जाने कौन से गरीब मजदूर किसान की बात यहाँ उठाकर खड़ी कर देगा, सवाल पूछना शुरू कर देगा। पूरी संसद परेशान है। जिस दिन विधायक जिताकर भेजोगे उस दिन विधानसभा परेशान होगी कि आजाद समाज पार्टी के लोग आएंगे, भीम आर्मी के लोग आएंगे, जिनके मुंह में लगाम नहीं है, दाई ने गला इतना बड़ा कर दिया है, बिना रोक टोक के पेट से सीधी आवाज बाहर निकलती है कि आएंगे ना जाने किस गरीब मजदूर की आवाज उठा देने का काम करेंगे, किस स्कूल को ठीक करा देने का काम करेंगे। ये हॉस्पिटल जो प्राइवेट कहते लाख रुपए लेते हैं, इनको ना जाने सरकारी में तब्दील कर देने का काम करने का आवाज उठाने का काम करेंगे। जिस दिन सरकार आएगी ये किया जाएगा। मुझे आपसे क्या मेरी उम्मीद है, ये छोटे छोटे बच्चे मैं बैठे देख रहा, इनके भविष्य के लिए जो अन्याय अत्याचार जाति धर्म के नाम पर आज हो रहा है उसको तोड़ने के लिए, और भारत का जो इतिहास था जहां गंगा जमनी तहजीब थी उसको दोबारा स्थापित करने के लिए आप सब आजाद समाज पार्टी के सदस्य बने, आप सब भीम आर्मी के सदस्य बने। मैं आशा नहीं उम्मीद करता हूं आप बनेंगे, और बनने के बाद सदगुरु रविदास जी